अच्छा, उसके बाद है वॉमिटिंग सेंटर किधर लोकेटेड है? मेडुल्ला में। रेस्पिरेटरी सेंटर किधर लोकेटेड है? पल्मो कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है? मेडुल्ला। ठीक है, तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है? मेडुल्ला में। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड है? मेडुल्ला में। हर चीज मेडुल्ला। तो फाइबर्स में जब कराऊंगी न्यूरो एनाटॉमी में, ठीक है, उसमें करेंगे इंशाल्लाह। जो उसके हिसाब से पॉइंट्स आते हैं या जो एमसीक्यूज आते हैं वो करेंगे। ठीक है। मेडुल्ला का ही पार्ट है ना कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन, किधर होगा कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन? वॉमिटिंग सेंटर। मेडुल्ला का पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56, इचिंग इज कैरिड बाय व्हिच? तो सी फाइबर्स। और सी फाइबर्स के साथ और क्या कैरी होता है? काइंडली इसको सी फाइबर्स के साथ और क्या होता है कैरी? किस चीज को डिटेक्ट करते हैं सी फाइबर्स? वार्मथ को। वेरी गुड। ठीक है, सी वार्मथ को डिटेक्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following receptors are with no adaptation? तो पेन रिसेप्टर्स की कोई भी अडॉप्टेशन नहीं होती है, ठीक है, दे आर विदाउट एडॉप्टेशन। ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, दोबारा से वही है। क्वेश्चन नंबर 59, द बाइपोलर सेल्स किस में मिलते हैं? ऑल फैक्ट्री में। दो नाक होते हैं, ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री के अंदर होते हैं। ठीक है। एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि विद द इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाए, अडॉप्ट कर ले चीजें। ठीक है। पेन आपको हो रही है तो आपके पास अगर एक पेशेंट आया है और आपने उसको ईआर में रखा है, तो वो घर से गर्मी में आया है, उसको पेन हो रही है, तो ईआर में उसने अडॉप्ट कर लेना उसको। टेम्परेचर के साथ नहीं ना करना, पेन रिसेप्टर्स अडॉप्टिव नहीं होते। ठीक। अच्छा जी, 60, द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएसआर। अच्छा, अब ये एमसीक्यूज बहुत दफा आता है, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स, ये दोनों ग्लायल सेल्स होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ज्यादा होते हैं ग्लायल सेल्स वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रेन प्रोटेक्टिंग सेल्स भी होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो व्हाइट मैटर के अंदर है वो है वो वाले, ठीक है, वो व्हाइट मैटर में। व्हाइट मैटर में कौन है? वो से ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। व्हाइट मैटर के अंदर वो वाले सेल्स हैं, वो सोच रहे हैं हम अभी कि कौन से हैं, तो दे आर द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर दूसरे जो हमारे पास व्हाइट मैटर के अंदर जो ग्लायल सेल्स है वो होगी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर व्हाइट मैटर में एस्ट्रोसाइट्स कौन से होंगे? फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है। तो दो चीजें हैं व्हाइट मैटर के अंदर, एक ग्लायल सेल्स और एक एस्ट्रोसाइट्स। तो जो व्हाइट मैटर में ग्लायल सेल्स हैं वो कौन से हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और व्हाइट मैटर में जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो कौन से हैं? वो है हमारे पास फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है। और जो मोस्ट नंबरस एस्ट्रोसाइट्स हैं ग्रे मैटर में, ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है। ठीक है। जीपी से याद कर सकते हैं, ग्रे मैटर के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है? वो वाले सेल्स हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन द व्हाइट मैटर, ग्लायल सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स कौन से हैं? फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। और जीपी से क्या याद कर सकते हैं कि ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास कौन से हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। ठीक हो गया। और ओवरऑल ग्लायल सेल्स कौन से हैं? ओवरऑल ग्लायल सेल्स कौन से हैं? एस्ट्रोसाइट्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द अड्रेनल मेडुला? तो आपको पता है निकोटीनिक रिसेप्टर, ये मैंने कल भी बताया था, ठीक है। जिधर उस पिक्चर में जहाँ पे एम लिखा हुआ था वो मस्कुरानिक रिसेप्टर हैं और दूसरे वो निकोटीनिक थे, तो वो एड्रेनल मेडुला का भी निकोटीनिक रिसेप्टर होता है। और निकोटीनिक कोलिनर्जिक होता है, और कौन सा होता है? प्री गैंग्लियोनिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, द सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक डिस्चार्ज अकर्स इन व्हाट? तो स्वेट ग्लैंड में होता है। ठीक है। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन? तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में एक खास बात ये कि वो ब्रोंकोडायलेशन करता है, ये चीज नहीं भूलनी है। ठीक है। जहां पे कल मैंने कौन सा था बी में से जो कि ब्रोंकोडायलेशन कर रहा था? B1 या B2?
B2, ठीक है। तो अल्फा बीटा जितने भी कल मैंने पढ़ाए थे दे आर एसोसिएटेड विद सिंपैथेटिक सप्लाई, ठीक है। तो B2 जो है वो ब्रोंकोडायलेशन करता है, ये चीज नहीं भूलनी। 64 द टेस्ट पाथवे रिलेट सेंटर जो है वो थैलेमस के अंदर ट्रैक्टस सॉलिटेरस सेंटर होता है, ठीक है। टेस्ट का जो पाथवे होता है थैलेमस में रिले करता है ट्रैक्टस सॉलिटेरस में, ठीक है। ये आप न्यूरो में और हेड एंड नेक एनाटॉमी में ये चीजें आएंगी, वहां पे जब आपकी रिवाइज होगी तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये उधर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, 66 रिगार्डिंग थर्मोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स की लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड होती है। रूफीनी की कल हमने क्या पढ़ी थी, लार्ज थी, ठीक है। और थर्मोरिसेप्टर्स की क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लिखे, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जो हम निमोनिक पढ़ते हैं दैट इज द पटेला, ठीक है। पेन और टेम्परेचर का पटेला, PATELA, ठीक है। PA विद द पेन, TE विद द टेम्परेचर, और L से जो है वो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ठीक है। तो वो पटेला है, ठीक है। अब लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो वो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को इन्वॉल्व करेगी। और जो रूफिनी रिसेप्टर्स हैं वो क्या होंगे, उसके अंदर लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होंगे। फिर DCML जो होते हैं, जो DCML पाथवे है, ये भी हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे की ही एक टाइप है, जिसके अंदर प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, टच, ठीक है, ये सारी चीजें सेंस होती हैं। तो DCML पाथवे के अंदर शॉर्ट रिसेप्टिव फील्ड्स होती है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 द ब्रेन मेटाबोलाइट कार्बन डाइऑक्साइड। 68 न्यूरोहाइपोफिसिस कंटेन सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स स्टोर्ड इन द नर्व एंडिंग्स, ठीक है। नर्व एंडिंग्स में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, और रिलीज्ड बाय, जी एंडो, एंडो किसने की है मेरे साथ, रिलीज्ड बाय डॉक्टर हाजर। तो हाइपोफिसिस कंटेन सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इन नर्व एंडिंग्स, तो रिलीज किससे होंगे, स्टोर्ड है नर्व एंडिंग में तो उधर से रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर न्यूरोहाइपोफिसिस जो है वो हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ इसको हम रिलेट करते हैं, ठीक है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों में सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो सिग्नल्स आते हैं वो आप समझ लो कि बॉल्स की फॉर्म में आते हैं। तो नर्व एंडिंग्स जो हैं वो सिग्नल्स वहां पे लेके आती है, ठीक है। नर्व एंडिंग्स के अंदर जो है वो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स जो बॉल्स की फॉर्म में होते हैं वो स्टोर होते हैं। जब हमें ऑक्सीटॉक्सिन या ADH की जरूरत हो बॉडी में, तो वो जो है वो नर्व एंडिंग्स उनको जो है वो रिलीज कर देती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इसीलिए न्यूरो हाइपोफिसिस के साथ रिलेट किया जाता है, क्योंकि वहां पे हाइपोथैलेमस सिग्नल्स देता है थ्रू नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो नर्व एंडिंग्स में अगर आप ये देखें कि एक हाइपोथैलेमस है और नीचे पिट्यूटरी बना हुआ है, यहाँ पे मैं बना के बता देती हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस है और इसने ये नर्व एंडिंग के थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसने सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है। तो नर्व एंडिंग्स में यहाँ पे सेक्रेटरी ग्रैन्यूल स्टोर है, ठीक है। ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल, ऑक्सीटॉक्सिन की जरूरत पड़ी तो ये नर्व एंडिंग ने सेक्रेट कर दिए, ठीक है। ADH की जरूरत पड़ी तो नर्व एंडिंग ने, तो दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफिसिस इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस जो है वो पार्ट्स जो है वो एंटीरियर ट्यूबर पास्ट ट्यूबरैलस से कहा जाता है, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो अपने सारे जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में या ब्लड के थ्रू हाँ वो पास्ट ट्यूबरैलस जो
होती है, वहां पे ब्लड भी सप्लाई हो रही होती है, तो यहाँ पे जो है वो उसके अंदर जो है वो anterior pituitary में उस तरह आते हैं, लेकिन posterior pituitary में नर्व एंडिंग्स के थ्रू आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 69, द एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF occurs in what? तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, बनता कहाँ से है CSF? CSF बन कहाँ से रहा है? CSF बन कहाँ से रहा है जी? और राइट प्लेक्सस, फाइन। एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है? ठीक है, और ड्रेन कहाँ हो रहा है? ड्यूरल वीनस। 70, the CSF differ from the plasma in decrease in, तो CSF में कम क्या होता है, प्रोटीन कम होती है और फिर ग्लूकोज कम होती है। ज्यादा क्या होता है, मैग्नीशियम और क्लोराइड। ठीक है, क्रेनियम से क्लोराइड याद कर सकते हैं। और इसके अलावा अम, इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अगर आप किसी को क्रेनियम पे ताज बनाए तो वो मास्टर बन जाता है ना, तो मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, मास्टर विद द मैग्नीशियम एंड क्लोराइड विद द क्रेनियम, ये दोनों चीजें ज्यादा होती हैं। ठीक है, और कम क्या होता है, प्रोटीन एंड ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन एंड ग्लूकोज कम होती है। ठीक है, 71, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन विट्रस ह्यूमर इज ऑफ व्हाट? तो वाटर की कंसंट्रेशन होती है विट्रस ह्यूमर में जो आई में पड़ा होता है। ठीक है, 73, द बेसल गैंग्लिया इज रिलीज्ड बाय व्हाट? तो बेसल गैंग्लिया गैबा रिलीज करता है। 75, द रेस्पिरेटरी सेंटर किधर प्रेजेंट है, मेडुल्ला के अंदर। 76, हेरन ब्रूअर रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड बाय। ठीक है, हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट हो तो वो ये रिफ्लेक्स एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि ये इंफ्लेमेशन ऑफ द लंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अगर इंफ्लेम्ड लंग हो और इंस्पायरेशन में हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, इसीलिए इसको स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अगर लंग इंफ्लेटेड होगा, इंस्पायरेशन पे क्या होगा, मजीद स्ट्रेच आएगा लंग्स में। ठीक है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं तो हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग के अंदर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो है ये रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट हो जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन की वजह से। Question number 79, the person sitting in the well ventilated room having the sweating tachycardia, तो क्या है, उसको मेंटल स्ट्रेस है, कोई भी वो एक्टिविटी भी नहीं कर रहा फिर भी उसको मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि वो कोई एक्टिविटी नहीं है इसलिए टैकीकार्डिया भी आ रहा है, स्वेटिंग भी आ रही है, तो मतलब उसको मेंटल स्ट्रेस है। क्वेश्चन नंबर 80, एक्स erection and decrease muscle tone occurs and what? तो decrease muscle tone किस में हो जाती है, हमारे पास REM sleep में। 82, the part of brain involved in REM sleep में कौन सा brain का part involved होता है, reticular formation। 83, which type of nerve fiber has fast speed? तो A alpha fibers की fast speed होती है। ठीक है, अब इसमें उसने लिखा है nerve fibers, ठीक है, पेन फाइबर्स उसने नहीं लिखा। ठीक है, वैसे भी वो डेल्टा फाइबर्स होते हैं, लेकिन पेन फाइबर्स उसने नहीं लिखा। फास्ट स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, ए अल्फा फाइबर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, 84, द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम व्हाट? तो मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ड्राइव होते हैं। 85, द साइटी एंड फीडिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, हाइपोथैलेमस में, इसलिए मैंने आपको लेप्टिन और ग्रेलिन का बताया था। ठीक है, हाइपोथैलेमस के हम न्यूक्लियस करेंगे, न्यूरो एनाटॉमी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो एनाटॉमी की चीज है, उसमें डिफरेंट न्यूक्लियसेस हैं, होमोग्राफी में भी पढ़ेंगे, तो वो जब न्यूक्लियसेस हम करेंगे तो उसमें उसको डिफरेंट एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये दो न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के हैं, जिसके अंदर सेटाइटी और फीडिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो है वो फीडिंग के लिए है और दूसरा न्यूक्लियस वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है फीडिंग के लिए और दूसरा लैटरल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये जो है वो उसमें हम न्यूरोनैटमी के साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 87, द माइलिन शीथ इन द सीएनएस इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? तो सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और डीएनएस के अंदर क्या आ जाएगा, श्वान सेल्स। ठीक है, वो आ जाते हैं।
Question number 89. The ventricles and central canal is lined by what? तो ependymal cells थे, ventricles lined होते हैं, इसीलिए ependymal cells को कहा जाता है कि वहां से CSF होता है, ठीक है। Question number 95. The myelin sheath damage, what effect occurs? तो जब भी myelin sheath damage होगी तो membrane resistance of nodal and internodes पे resistance ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जहां पे myelin sheath fast conduction कराती है वहां पे अगर myelin sheath नहीं होगी तो resistance बढ़ जाएगी। 896. The increased cerebral blood flow in which condition? तो mental जब active state में है तो blood flow ज्यादा होगा। 98. The flexor reflex is carried out by noxious stimuli, ठीक है, pain receptors से होता है। कॉप्स के अंदर वो यही बताया ना 86 के अंदर, 87 में कि सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं और पीएनएस में शॉन सेल्स हैं। कॉप्स 100. द मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ द ब्रेन क्या है? ग्लूकोज है। 101. द मसल स्पिंडल एक्ट थ्रू व्हाट? तो अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्ट करते हैं मसल स्पिंडल। और गोल्जी टेंडेंस किसके थ्रू एक्ट करते हैं? वन बीटा के थ्रू, बीटा के थ्रू। 102. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज व्हाट? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एसिटाइलकोलिन होता है। पोस्ट साइनेप्टिक जो हमारे पास एरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, और किस डिजीज में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो है एंटीबॉडीज आ जाती है? जमाना डिजीज से बड़ी माइस्थीनिया ग्रेविस। के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 103. द बीटा टू एडर्नर्जिक इफेक्ट क्या आएगा? ब्रोंकोडाइलेशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 104. इमीडिएट इफेक्ट कोल्ड में अंदर क्या आएगा? पाइलोर एक्शन होगी, ठीक है, जो आपके ये वो जैसे गूज बम्प्स जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो होगी पाइलोर एक्शन। 105. द सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू मैप। अगर आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर और सेरेब्रल प्रेशर एक दोनों के इक्वल हो गया है तो उसके अंदर क्या बात होगी कि आपका जो है ना वो स्कल ओपन होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तो जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है उसमें आप जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है उसमें से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको माइनस कर देते हैं। अब जिसका स्कल ही ट्रॉमा में डैमेज हो गया, ओपन हो गया ड्यूरा, उसका आईसीपी तो बचा कोई नहीं, तो उसका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। 107. द नोसिसेप्टर्स इज लोकेटेड इन व्हाट? तो मेनिंजेस के अंदर आपके नोसिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं, पेन रिसेप्टर। 113. द मेलाटोनिन रेगुलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मेलाटोनिन जो है वो पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। नहीं नहीं, ड्यूरा स्कल में ओपन हो जाएगा सर्जरी के अंदर, आप स्कल ओपन कर देंगे सारा, स्कल ड्यूरा वगैरह। हाँ, ड्यूरिंग द सर्जरी, लाइक अगर आपने कोई थोड़ी देर का प्रोसीजर किया, मुझे नहीं लगता वैसे कोई ऐसा न्यूरो सर्जरी में कोई ऐसा प्रोसीजर होता भी है जिसमें सारे स्कल और ड्यूरा ओपन कर दिया जाए, लेकिन इफ देयर इज तो फिर उसके अंदर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रोसीजर है न्यूरो सर्जरी में, या ना मैंने सुना है अभी तक कोई ऐसा प्रोसीजर। अच्छा, Question number 114. Which of the following is the effect of catecholamines after injury? तो catecholamines क्या करते हैं? They cause vasoconstriction, ठीक है। और इंजरी के बाद जो है vasoconstriction इसीलिए करती जाती है ताकि ब्लड लॉस ना हो, वहां पे इंफ्लेमेटरी रिएक्शन बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, इसीलिए वेसोकंस्ट्रिक्शन की जाती है। 115. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट? तो डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। 116. द 0.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन लिम्फ, ये पहले भी एमसीक्यूज एक आया था।
ठीक है। 117 द फास्टेस्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज अचीव्ड बाय व्हाट? तो बेरो रिसेप्टर। तो शॉर्ट टर्म कंट्रोल क्या है हमारे पास? बेरो रिसेप्टर। लॉन्ग टर्म कंट्रोल क्या है? ब्रास एंजियोटेंसिन सिस्टम। मैप अगर 60 से कम है तो क्या है? सीएनएस। ऑन द होल क्या है? ऑन द होल मोस्ट पोटेंट क्या है? मोस्ट पोटेंट क्या है? सीएनएस। ठीक हो गया। 118 द बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एक्टिव सोडियम सिक्रीशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है। एक्वस ह्यूमर जो आई के पीछे है उसकी प्रोडक्शन के लिए सोडियम की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह होनी चाहिए। 119 द लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स? सी फाइबर जो है, अब इसको याद करना है, एबीसी, बैक एंड सीबी। ठीक है। इसी तरह ही याद करना है प्रेशर, हाइपोक्सिया, एनेस्थीसिया। ये एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम रहेगा। सबसे पहले इसको आसान तरीका याद करने का ये है, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी याद करना। सबसे पहले तो पीएचए याद करना, या कुछ भी निमोनिक से बना सकते हैं अगर आपके जहन में कुछ आए। ठीक है। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लिखते हैं, चले इस तरह। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ए आ जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली चल रही है। फिर बी आ जाएगा प्रेशर में। ठीक है। फिर सी आ जाएगा। ठीक हो गया, अल्फाबेटिकली चले। उसके बाद हाइपोक्सिया आ जाएगा। अब हाइपोक्सिया में ये बी दूसरे नंबर पे था, बी को हम पहले नंबर पे ले आए हैं। ठीक है। ए दूसरे नंबर पे चला गया। ठीक है। और सी अपनी जगह पे रहे। ठीक है। ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। ठीक है। बी जब इधर आया तो इसने ए ने उसकी जगह ले ली। ठीक है। ये आगे जाती जा रही है चीज। अब आखिरी रह जाएगा हमारे पास एनेस्थीसिया। अब इसमें बिल्कुल ये वाली चीज अब इधर आ जाए। सी आ गया, फिर बी आगे चला गया, बी आ गया, फिर ए और आगे चला गया, एंड पे ए आ गया। ठीक है। तो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लिख के ए बी सी लिखो, फिर एक एक चीज को आगे करते जाओ। ए को आगे कर दो पहले। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, बी फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सी फर्स्ट पे आ जाएगा, तो बी आगे हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक चीज आगे जाती जाएगी। ये इजी वे टू लर्न है कि आप ए बी सी लिखने के बाद उसको इस तरह आगे याद करें। ठीक है। बाकी ये भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कि पहले कौन से फाइबर हैं, फिर कौन से फाइबर हैं, फिर कौन से फाइबर। मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आता है। इजी वे टू लर्न यही है, तो इस तरह ही आप करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 द विजुअल अकोमोडेशन इन्वॉल्व्स व्हाट? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल होती है। अकोमोडेशन में सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अकोमोडेशन नियर विजन के अंदर होती है। ठीक है। जब आप एक टेस्ट करते थे अकोमोडेशन चेक करने के लिए, क्या करते थे, पेन को दूर पकड़ते थे, कहते थे पहले दूर देखे, फिर उसको नजदीक ला रहे ना रहे ना रहे, और फिर अब नजदीक लेके आते हैं बिल्कुल नोज की पॉइंट पे। तो ये हम अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ठीक है। उसमें सिटी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 122 व्हेन लुकिंग टू द नियर ऑब्जेक्ट व्हाट विल इंक्रीज? तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन सिटी मसल, जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा और अकोमोडेटरी रिफ्लेक्स आएगा। ठीक है। 123 व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स द आई व्हाट हैपेंस? तो उसके अंदर जो है वो कन्वर्जन होती है सिस रेटिनल टू ऑल ट्रांस रेटिनल। रेटिनल लेयर्स होती है। ठीक है। उसमें जो सेल्स होते हैं वो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होते हैं जब लाइट स्ट्राइक करते हैं कहीं पे। अब ये दोबारा आ गया। ठीक है। कॉक्लियर एक्शन पोटेंशियल किस तरह? पोटेशियम इनफ्लक्स से। और एस्ट्रोसाइट एक्शन पोटेंशियल किस तरह था? एस्ट्रोसाइट्स का कैसे था? पोटेशियम से। ठीक है। इफ्लक्स से। ठीक है। ये इनफ्लक्स और इफ्लक्स है, लेकिन दोनों पोटेशियम से हैं, और ये जो है वो एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 125 द एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? तो नॉन पिगमेंटेड जो सिलरी एपिथेलियम होती है उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है। और एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है?
sodium. 127, what will be shown on electroencephalography of an anesthesia patient? तो anesthesia patient में low waves आएंगी. 128, the parasympathetic act on SA node via which neurotransmitter? तो parasympathetic जो है वो दोनों तरफ प्री हो या पोस्ट हो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 134, मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग कौन से हैं? तो ये है पेक्सिनियन, मेजनर्स, हाई एंड ऑर्गन एंड क्लॉक्सिन. ठीक है, यही सीक्वेंस याद रखना है. पेक्सिनियन, मेजनर्स, मोस्ट रैपिडली अडॉप्टिंग, जो सबसे ज्यादा रैपिडली अडॉप्टिंग होता है वो पेक्सिनियन होता है, फिर मेजनर्स होता है, फिर उसके बाद हाई एंड ऑर्गन वाले आते हैं और आखिर में क्राउजी आते हैं जो अडॉप्टेशन के हिसाब से है. ठीक है, और फिर इसी तरह फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पेक्सिनियन हाई फ्रीक्वेंसी, मेजनर्स लो फ्रीक्वेंसी, और क्राउजी जो है वो विद द कोल्ड डिटेक्शन के वार्म डिटेक्शन, कोल्ड डिटेक्शन. ठीक है, तो रैपिडली अडॉप्टिंग के हिसाब से पेक्सिनियन, मेजनर्स एंड हाई एंड ऑर्गन्स वाले, और भी उसके बाद क्राउजी. क्वेश्चन नंबर 135, द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट साइन ऑफ कोलिनर्जिक ओवरडोज क्या होगी? तो उसमें ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा कोलिनर्जिक ओवरडोज में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर एसिटाइलकोलिन ज्यादा. ठीक है, पोस्ट की ग्रानिक अगर एसिटाइलकोलिन आप ज्यादा करेंगे तो वो ब्रेडिकार्डिया पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, 136, व्हाट इज नॉट रिलेटेड टू पेन ट्रांसमिशन? के अंदर हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है. 137, the decreased sympathetic outflow led to the shock due to what? तो डिक्रीज वेजोमोटर टोन हो जाती है. ठीक है, जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा, वेजोमोटर टोन कम हो जाएगी, तो पेशेंट की कंडीशन शॉक में चली जाएगी. ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे शॉक के कुछ एमसीक्यूज विद वेजोमोटर टोन सीवीएस के अंदर. ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसके अंदर क्या होगा कि जब अगर सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जो टोन है, ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन है, या जो टोन है नॉर्मली जो वेन्स की आपकी टोन है वो भी मेंटेन नहीं है. ठीक है, जो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है वो सिंपैथेटिक के साथ है. ठीक है, उसमें अगर टोन मेंटेन नहीं होगी, चीजें मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो टोन मेनली अगर आपकी लोअर लेग्स की, ठीक है, वेजोमोटर टोन मेंटेन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो टू द बॉडी टू द हार्ट नहीं आ पाएगा. ठीक है, नीचे से आना चाहिए ब्लड फ्लो. ठीक है, अब ब्लड फ्लो नहीं आ पाएगा, हार्ट की सप्लाई कम होगी, हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जाएगा. ठीक है, और शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. तो इसलिए जो है वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है कि हमें बॉडी को मेंटेन करने के लिए वेजोमोटर टोन भी हमारी मेंटेन रहनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 138, involuntary contraction descending pathways causes excitation of both alpha and gamma motor neuron. 139, the BP recording of two males, a hypertensive with a reading of 228 to 160 and a normotensive with 120/80, ठीक है, was noted respectively. If 10 mmHg is added to the mean BP of both, how will the response how will the response of hypertensive patient vary from that of the normal? अब उसने क्या कहा है कि एक पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है जिसका 228 से 160 है. ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा. ठीक है, अब एक पेशेंट है जो कि 120/80 वाला है. अब दोनों में हमने 10-10 mmHg बढ़ा दिया, 130/90 उसका एक का हो गया. ठीक है, और एक का हो गया हमारे पास 238 से 170. ठीक है, तो अगर हमने 10-10 mg बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी हाइपरटेंसिव पेशेंट में. उसने एंड में पूछा है हाउ विल द रिस्पांस ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट वेरी फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल. अब नॉर्मल को 120 से 130 अगर चला भी गया, 130/90 है तो कोई बात नहीं. ठीक है, एक हमारे पास रेंज होती है. ठीक है, इट्स नॉट दैट के 120/80 ही बीपी सही है. ठीक है, एक रेंज है. अब वो 120 से 130 पे चला गया तो ओके है. ठीक है, 90 पे नीचे से गया है डायस्टोलिक में तो ओके. ठीक है, उसमें कुछ नहीं एक्टिवेट होता. लेकिन एक पेशेंट जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है उसमें मजीद जोर पड़ गया, बर्डन पड़ गया, तो उससे पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होगी ताकि जो है वो
बीपी जो है वो कम हो, ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बाज दफा हमारे रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम से भी एक्टिवेट हुई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी उसको इनहेंस करके रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को बीपी ज्यादा करती है, तो उसके मुकाबले में फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है या सिंपैथेटिक एक्टिविटी बंद हो जाती है, ताकि वो जो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो बंद हो, बीपी बढ़े ना, ठीक है। तो इसलिए जो है वो जब भी बीपी बढ़ेगा तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी टू कंट्रोल द प्रोसेस। हम 40 अच्छा इसके अंदर परसेंटेज है 141। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स कौन से हैं, वाइट रमाए गए हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो हाइपोथैलेमस से जो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड प्री गैंग्लियोनिक रीच इन द लैटरल एंड एंटीरियर मिडल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर पी क्यों नहीं है? हाइपरटेंशन वाले में तो आपने क्या करना है, वो 228 से 160 वाला बीपी का तो आपने क्या करना है उसमें, आपने अगर बी करना है तो फिर उसका तो हाल और बुरा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली बॉडी ने तो कॉप अप करना है ना, तो वर्सन अप हो जाएगी चीजें, तो भी तो नहीं कर सकते। नहीं, इससे पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी इसलिए क्योंकि दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस टाइम, ठीक है। सिर्फ सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम करने की वजह से ही सारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू डोंट नो कि प्रीवियसली बिहाइंड रीजन क्या चल रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ना लिखी होती तो फिर हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज की तरफ जा सकते थे, दैट विल बी द मोस्ट लाइकली ऑप्शन टू चूज, ठीक है। लेकिन अगर पैरासिम्पथेटिक की बात ना की होती तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता कि डिग्री सिंपथेटिक एक्टिविटी को करेगा। ये 140 को मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है, वो इसको नोटबुक पे सॉल्व करके उस तरह से भेज दूंगी। उसके बाद क्या है 141 मैंने बताया, अच्छा 142 द पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन कॉजेज व्हाट, तो रिलैक्सेशन ऑफ जीआईटी स्फिंक्टर, ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी का मोस्ट कॉमन जो है वो एक्शन है, रिलैक्सेशन ऑफ जीआईटी स्फिंक्टर, ठीक है। 143 द पैरासिम्पथेटिक लॉस अफेक्ट्स व्हिच मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी, तो इसीलिए जीआईटी सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। 144 द कार्डिक मसल्स हैव सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक, दीस फाइबर्स आर पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक उनके पास दोनों टाइप्स होती है। 145 द लेडी एक्सीडेंटली कट रेडियल आर्टरी व्हिच मैकेनिज्म डिटेक्ट्स प्रेशर, तो प्रेशर के लिए कौन से थे, बीटा फाइबर्स, ठीक है, तो ए बीटा इधर लिखती है, ठीक है, वो टच एंड प्रेशर के लिए जो थे। 146 the loss of water by evaporation and insensible loss from the body is by depends on the core body temperature, कितना बॉडी का टेम्परेचर है उस हिसाब से लॉस ऑफ वाटर वगैरह होगा, वेपोरेशन होगी, बॉडी से स्वेटिंग होनी है या शिवरिंग होनी है, वो डिपेंड करता है कोर बॉडी टेम्परेचर पे। 147 द गोल्गी टेंडन ऑर्गन डिटेक्ट्स द टेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एगोनिस्ट के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर टेंशन ज्यादा होगी तो ये अपना एक्शन करेगा ज्यादा और फिर जो है वो रिलीज करेगा मसल को टेंशन से, ठीक है, और डैमेज होने से बचा लेगा। 148 द कंडक्शन इन द नर्व फाइबर्स इज स्लो डाउन ड्यू टू व्हाट, तो नॉन माइलिनेशन की वजह से स्लो डाउन कंडक्शन हो जाती है। 149 द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज व्हाट, तो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन करती है। 150 द एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज टर्मिनेटेड बाय द ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल है वो ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम से कैसे टर्मिनेट होता है,
हाइपरपोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है, ठीक है। जब तक वो अंदर और बाहर के जो पोटाशियम है वो इक्वल ना हो जाए बाय द ई फ्लक्स, तब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अचीव नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 152, when patellar tendon hit which of the following occurs, तो मसल स्पिंडल जो है वो एफरेंट करते हैं, सेंड कर देते हैं ट्रांसमिशन को, लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग से जो है वो मसल स्पिंडल सेंस करते हैं उसको, ठीक है, लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग। 153, द मैन इन द मैराथन इन द जुलाई एक्सरसाइज स्वेटिंग कोलैप्स क्यों कर गया? जब भी स्वेटिंग होगी तो हीट एग्जॉस्टेशन होगी, ठीक है। जब भी स्वेटिंग होगी तो हीट एग्जॉस्टेशन, ठीक है। और अगर स्वेटिंग नहीं होती तो क्या होगा? स्वेटिंग ना हो तो क्या होता है? हीट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। 154, द इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? गैबा है। 155, द इंक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो किससे होगा? हेलोथेन से, ठीक है। 156, द एंजाइटी इज डिक्रीज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ व्हिच रिसेप्टर? हेलोथेन जो है ना, ये लीवर का भी ब्लड फ्लो ज्यादा करती है, तो हेलोथेन एनेस्थीसिया की ड्रग है जो कि ब्लड फ्लो ज्यादा करती है। 156, the anxiety is decreased by the activation of which receptor? तो गैबा की, जब भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो कम हो जाएगा, एंजाइटी डिक्रीज हो जाएगी। 157, the postganglionic sympathetic fibers are present in all spinal nerves में होते हैं। 158, which of these is not synthesized by the postganglionic sympathetic fiber? तो एसिटाइलकोलिन जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर में postganglionically नॉर्मली नहीं पाया जाता। हाँ, एक्सेप्शन है हमारे पास, दैट इज व्हाट? स्वेट ग्लैंड्स और ट्रांसफर ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद है 159, सेरेब्रल ब्लड फ्लो एड्रेस जो है वो 50 ml 100 mg पर मिनट। 160, अपर एंड लोअर लिमिट्स, ये रट्टा फाइटिंग है, इसको ऐसे ही याद करना। 161, अबाउट सेंसेशन इन पेरिफेरी इज व्हाट? तो उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द मोडालिटी, सम पास वाइल अदर बाईपास। जब भी कोई सेंसेशन आ रही है, टच सेंसेशन है, टच के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। अगर पेन सेंसेशन है, पेन के लिए टेस्ट सेंसेशन है, टेस्ट के रिसेप्टर्स, ठीक है। तो आपकी अगर 5 भी नॉर्मल सेंसेशन हम देखें, ठीक है, तो उसमें हर एक के अपने रिसेप्टर्स हैं जो कि एक्टिवेट होंगे, बाकी सब पे अगर सिग्नल किसी पे जाएगा भी उसमें बाईपास हो जाएगा, ठीक है, वो उसमें कोई एक्शन रोल प्ले नहीं, ठीक है। तो पता है कि बॉडी को भी पता है कि अगर टेस्ट सेंसेशंस देनी है तो वो टेस्ट के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि साथ में पेन के रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो जाएंगे, नो। अगर उसने कहा है कि स्मेल, आपने नाक से कोई चीज आपने स्मेल कर रही है, आपने परफ्यूम, तो आप ये नहीं होगा कि स्मेल करते हुए आपके टेस्ट के रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने स्मेल की है तो वो स्मेल रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड है, तो जो रिसेप्टर्स ने एक्टिवेट होना है वो वहां पे सिग्नलिंग जाएगी, बाकी सारे बाईपास कर जाएंगे। 162, द न्यूरॉन पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल कब आती है? इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट सेंड टू सेंड पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, ठीक है। कैल्शियम इनफ्लक्स आ रहा होता है, पोटेशियम आउटवर्ड जा रहा होता है, ठीक है। प्लेटू पास द एक्शन पोटेंशियल का पूछा जाता है, इसी तरह ही लिखा जाता है उसको भी, कैल्शियम इनफ्लक्स पोटेशियम आउटफ्लक्स, ठीक है। 163, the neurotransmitter released in the chemical junction by कैल्शियम इनफ्लक्स, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे आपका कैल्शियम अंदर जाता है, एसिटाइलकोलिन बनता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में, और पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वहां वो जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। 164, the regarding axons we carry impulses away from the cell body, ठीक है, और टुवर्ड द सेल बॉडी कौन लेके जाता है? 165, true called alpha motor neuron myelinated होते हैं। 166, प्री ganglionic autonomic